आज भी रितिका अपने पति प्रदीप पर चिल्ला रही होती है क्योंकि रितिका बाजार गई हुई थी और प्रदीप ने कहा था कि वो उसे लेने के लिए आ जाएगा, लेकिन प्रदीप उसे लेने के लिए नहीं आता। तो रितिका प्रदीप को फोन पर सुनाई जा रही थी। प्रदीप, तुमने मुझे कहा था कि आज तुम मुझे लेने के लिए आओगे और मैं कब से यहाँ पर सामान लेकर खड़ी हुई हूँ, लेकिन तुम अभी तक यहाँ नहीं आए हो। सॉरी रितिका, मैं ऑफिस से घर आया और मैंने चेंज किया, लेकिन कोई कैब ही बुक नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं आपको लेने नहीं आ पाया। तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कोई ऑटो भिजवा देता हूँ। रहने दो, मैं खुद ही बस से आ जाऊंगी, तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। अब रितिका सारा सामान लेकर खुद ही ऑटो करती है और उसके बाद में घर आ जाती है, जिसके बाद रितिका गुस्से में ही इधर उधर घूम रही होती है कि तभी उसकी नौकरानी रिमझिम सारा काम करने के बाद घर जाते हुए कहती है, मालकिन मेरी गाड़ी बाहर आ गई है, मैं जा रही हूँ और कल आने में थोड़ी देर हो जाएगी, वो कल त्योहार है ना, तो रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, इसमें गाड़ी फंस जाती है। हाँ रिमझिम, तुम जाओ, अगर कल छुट्टी करनी हो तो कर लेना, कल तुम्हारे यहाँ सबकी छुट्टी है ना, कल खाना हम खुद बनाएंगे। अरे यार रितिका, मैं तुम्हें सिर्फ लेने नहीं आया, उसमें भी तुम इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रही हो? मैं खाना बनाने वाला हूँ। रिमझिम मुस्कुराती हुई रितिका की तरफ देखती है और कहती है, मालकिन तो सब समझ गई हैं कि तुम क्यों परेशान हो। अरे साहब, मालकिन के लिए गाड़ी ले लीजिए, आपकी तो नौकरानी भी गाड़ी से आती है और आप लोगों के घर में गाड़ी नहीं है। रिमझिम, तुम्हारा काम हो गया ना, तो यहाँ आग में घी डालने का काम छोड़कर अपने घर जाओ और जाकर अपने बच्चे संभालो। जा तो रही हूँ मैं तो आपको डायरेक्ट वो बात बता रही थी जिस बात से मैडम गुस्सा है। मैंने सोचा आपकी थोड़ी मदद और आसानी हो जाएगी मैडम को समझने में। बेकार ही आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। मैडम, अब तो मैं कल छुट्टी रखूंगी, कल नहीं आऊंगी मैं। रिमझिम ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और रितिका गुस्से में प्रदीप की तरफ देखते हुए कहती है, क्या गलत बोलकर गई है वो? सही तो बोल रही है। अरे 15,000 की तनख्वाह है उसकी, लेकिन फिर भी वो गाड़ी से आती है। उसका पति रोज उसे गाड़ी से लेने के लिए आता है और हमारे घर में गाड़ी तक नहीं है। अरे गाड़ी छोड़ो, बाइक भी नहीं है। रितिका, तुम्हें कभी कभी शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना होता है और मेरा ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर है, फिर हमें गाड़ी की जरूरत क्या है? और वैसे भी तुम जानती हो कि ना, तुम्हें ड्राइविंग आती है ना मुझे, तो गाड़ी लेकर करेंगे क्या? ड्राइविंग नहीं आती तो सीख लो ना। अरे आप जानते भी हो गाड़ी कितनी ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन आपको तो समझ में नहीं आता। मोहल्ले में सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि हमारे घर की नौकरानी भी गाड़ी से आती है, लेकिन हमारे घर में गाड़ी नहीं है। अच्छा ठीक है रितिका, मैं इस बारे में सोचूंगा कुछ। अभी मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा, उसके बाद में मैं देखूंगा कि हम इस बारे में क्या कर सकते हैं। रितिका ये बोलकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप अपनी कंपनी से कुछ पैसे एडवांस लेता है और ड्राइविंग का कोर्स करने लगता है। अब प्रदीप रोज रात को लेट ऑफिस से घर आया करता। रितिका इस बात से बहुत परेशान रहा करती। एक दिन वो ये बात अपनी एक सहेली को बताती है, यार रितिका, तू अपने पति से इतनी लड़ाई मत किया कर, तेरा पति तो बहुत ज्यादा लॉयल है ना, उसके ज्यादा दोस्त हैं, ना ही वो कोई बड़ा नशा करता है, सिर्फ गाड़ी तो नहीं है उसके पास, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी रोज रोज की लड़ाई से परेशान होकर उसका कहीं चक्कर चलने लग गया हो। ऐसा मत बोल सोनिया, हमारे घर की तो नौकरानी भी गाड़ी से आती है। यही सोच सोच कर मेरा तो जी जलने लगता है। अगर मुझे पता चलेगा कि मेरे पति का चक्कर चल रहा है, तब तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यार मैं तो तुझे यही कहूंगी कि तेरे पति का ऑफिस तो वॉकिंग डिस्टेंस पर है ना, तो एक बार छुट्टी होने पर अपने पति के ऑफिस में जाकर देख ले, तुझे पता चल जाएगा कि सच में तेरे पति का चक्कर तो नहीं चल रहा। अब रितिका को सोनिया की बात ठीक लगती है, जिसके बाद अगले दिन रितिका प्रदीप के घर से निकलकर ऑफिस पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि एक लड़की गाड़ी में आती है और प्रदीप उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और दोनों कहीं निकल जाते हैं। रितिका पेड़ के पीछे खड़ी हुई ये सब कुछ देख रही थी। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और कहती है, हे राम, एक गाड़ी मांगी थी इस पति से और ये सौतन लेकर आ गया, इससे चक्कर चल रहा है। काश मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया होता तो कम से कम ये किसी और चुड़ैल के साथ गाड़ी में तो नहीं बैठ रहा। अब मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना होगा। अब ऐसा ही होता है। रितिका को ये लगा था कि प्रदीप को गाड़ी चलाना आता है, इसलिए वो उसे धोखा दे रहा है। अब एक दिन जब प्रदीप जल्दी घर आता है तो वो देखता है कि रितिका घर पर नहीं थी। थोड़ी ही देर में जब वो बालकनी में खड़ा होकर देखता है तो घर के बाहर एक गाड़ी रुकती है, जिसमें से उतरकर रितिका घर के अंदर आ जाती है और उसे बाय करती है। प्रदीप ये सब बालकनी से देख रहा था और वो कहता है, ये क्या, मैंने रितिका को गाड़ी लेकर नहीं थी तो उसने गाड़ी वाला ढूंढ लिया। इसका मतलब इसका इस गाड़ी वाले से चक्कर चल रहा है। अब तो मुझे जल्द से जल्द गाड़ी चलाना सीखना ही होगा। ऐसे ही कुछ महीने गुजरते हैं। दोनों का रिश्ता बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, क्योंकि जहाँ रितिका को लग रहा था कि प्रदीप का चक्कर चल रहा है, वहीं प्रदीप को लग रहा था कि रितिका का चक्कर चल रहा है। ऐसे एक दिन जब प्रदीप फिर से उस लड़की के साथ गाड़ी में होता है, तभी रितिका उन दोनों की गाड़ी के सामने आ जाती है और कहती है, तो ये है वो चुड़ैल जिसे गाड़ी चलानी आती है और आप इसकी वजह से मुझे धोखा दे रहे हो। प्रदीप और वो लड़की निहारिका गाड़ी में से उतरते हैं और निहारिका कहती है, माइंड योर लैंग्वेज, ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम? कौन है ये प्रदीप? संभालो इसकी जुबान को। रितिका मेरी बात सुनो, यहाँ सीन क्रिएट मत करो, हमारा ऐसा कोई भी सीन नहीं चल रहा है। दरअसल ये तो जानती हूँ मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, इसलिए आपका इससे चक्कर चल रहा है ना। कोई बात नहीं, अब मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है, अब इस चुड़ैल का पीछा छोड़ दो। अच्छा, और जो तुम उस लड़के के साथ में घूम रही हो,
मैं सब जानता हूँ कि कभी कभी वो लड़का तुम्हें घर छोड़ने के लिए आता है। बस आप दोनों पहले लड़ाई बंद करो और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दरअसल मैं गाड़ी चलाना सिखाती हूँ और मैं एक एजेंसी से हूँ। प्रदीप मुझसे गाड़ी चलाना सीख रहे थे और आज ही उनका कोर्स पूरा हुआ है। रितिका ये सुनती है तो उसकी सांस में सांस आती है, जिसके बाद वो कहती है, अच्छा माफ करना बहन, मैंने तुम्हें उल्टा सीधा बोल दिया। दरअसल मेरा भी किसी से चक्कर नहीं चल रहा। मैंने तुम दोनों को एक दो बार गाड़ी से इधर उधर जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है, इसलिए मैंने भी गाड़ी चलाना सीख लिया था। प्रदीप को भी ये सुनकर चैन आता है कि उसकी पत्नी रितिका का किसी के साथ में अफेयर नहीं था। अब प्रदीप रोड पर ही रितिका को गले से लगा लेता है और कहता है, रितिका, मैंने अपने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई कर दिया है और वो सोमवार तक पास भी हो जाएगा। उसके बाद में हमें गाड़ी खरीद लेंगे। और अब तो हम दोनों को ही गाड़ी चलानी आती है। अब हमारी नौकरानी भले ही गाड़ी से आती हो, लेकिन उसके मालिक और मालकिन के पास भी गाड़ियाँ होंगी। मुझे माफ कर दो प्रदीप, मैंने तुम पर शक किया। मुझे कोई गाड़ी घोड़ा नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी ये सोचकर कि तुम किसी और को पसंद करने लगे हो। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा रितिका, क्योंकि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना प्यार तुम मुझसे करती हो। निहारिका भी ये सब कुछ देखकर खुश होती है कि दोनों पति पत्नी के बीच में सब कुछ ठीक हो गया था और वो भी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैसे ही प्रदीप का लोन पास होता है तो प्रदीप और रितिका जाकर एक गाड़ी खरीद लेते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। अब रितिका और प्रदीप दोनों को ही गाड़ी चलानी आती थी, इसलिए जब भी उन्हें कहीं दूर जाना होता तो वो लोग गाड़ी लेकर निकल जाया करते और इस तरह अब उनकी नौकरानी के साथ साथ उनके पास भी गाड़ी थी। मदन चाय नाश्ता करके काम पर जा रहा था। तभी उसकी 15 साल की बेटी राधा बोली, बाबा मेरा बैगन का भरता खाने का बहुत मन है, वो भी समोसे के साथ, जैसा माँ बनाती है। आप शाम को आते वक्त बाजार से बैंगन ले आना, मैं माँ को बोलूंगी वो समोसे तैयार रखेगी। ठीक है बेटी, ले आऊंगा। अरे राजू, ये क्या, तू हर वक्त ये बैट बॉल लेकर खेलता रहता है? चल जा अंदर पढ़ाई कर अब। फिर मदन काम पर चला जाता है। शाम को मदन काम से लौटा तो बाजार से बैंगन लेकर आ गया। ले संगीता, आज ये भरता बना दे। राधा बिटिया का बड़ा मन था ना बैंगन का भरता खाने का। अच्छा ठीक है, मैं बना देती हूँ। मैं तब तक नहा कर आता हूँ, बहुत थकान हो गई है। संगीता बैंगन का भरता बनाकर तैयार कर देती है। फिर सभी लोग साथ में बैठकर बैंगन का भरता और समोसे खाते हैं। वाह माँ, आप तो सचमुच बड़ा ही मजेदार बैंगन का भरता बनाती हो। और इन समोसों के साथ और भी ज्यादा मजा आता है। हाँ हाँ जानती हूँ, मेरी माँ भी यही कहती थी। बैंगन के भरते के साथ समोसे का कितना बढ़िया स्वाद होता है, ये उन्होंने ही मुझे सिखाया था। माँ मुझे तो और चाहिए। हाँ हाँ ले ले, अभी और भी है। संगीता सच में खाना बड़ा ही लाजवाब बनाती थी और खासकर बैंगन का भरता, वो भी समोसे के साथ। संगीता ने भी अपनी माँ से ही बैंगन का भरता और समोसे बनाने सीखे थे। ऐसे दिन गुजरते हैं, सब ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक रोज उनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई। जब एक शाम मदन अपने काम से घर लौट रहा था, लेकिन सड़क पार करते वक्त एक ट्रक उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसके एक पैर में चोट लग जाती है और अब वो लंगड़ा कर चलता है, जिससे अब वो मजदूरी का काम भी ऐसे ही लंगड़ा कर करता, जिस कारण वो कई बार सामान गिरा भी देता, जिससे उसके मालिक को उसका काम पसंद नहीं आता और वो उसे काम से निकाल देता है। साहब, मुझे काम से मत निकालिए, मैं अच्छे से अपना काम करूंगा। घर पर मेरी बेटी जवान है, बेटे और उसकी दोनों की पढ़ाई का खर्चा है, फिर कुछ साल बाद बिटिया की शादी भी करनी है। ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहा, समझा? और बेटी की शादी की इतनी चिंता थी तो पहले से पैसे जोड़ कर रखता ना। तेरी वजह से मैं अपना नुकसान क्यों करूँगा? अब जा यहाँ से, तुझ जैसे लंगड़े को कोई ना कोई तो भीख दे ही देगा। साहब, मेरी परेशानी समझिए, मुझे मत निकालिए। यहाँ ना निकल यहाँ से। मदन की अब नौकरी चली गई और अब वो घर पर बैठ गया। घर में जो थोड़ी सी बचत थी वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। कुछ समय बाद नौबत यहाँ तक आ गई कि अब उनको नमक के साथ रोटी खानी पड़ रही। माँ, ये क्या, हर वक्त नमक रोटी या चटनी रोटी खानी पड़ती है? पहले के दिन भी क्या थे जब तुम समोसा, बैंगन का भरता ये सब बनाती थी? तुम जानते हो ना बच्चों, बाबा की नौकरी चली गई है और अब उनके पास कोई काम नहीं है। मैं कितना मजबूर बाप हूँ जो अपने बच्चों को अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकता। मैंने सोचा था बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा ताकि वो हम दोनों की तरह गरीब ना रहे। अब परेशान मत होइए जी, मैं हूँ ना, मैं कुछ न कुछ करके घर संभाल लूं। उस दिन आपको कुछ हुआ नहीं, आप सही सलामत है, यही हमारे लिए काफी है। और दुर्गा माँ पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगी। अब संगीता हर जगह काम की तलाश करती है, लेकिन उसे भी कहीं काम नहीं मिलता। वो दुर्गा माँ की बड़ी भक्त थी, वो उन पर बड़ा विश्वास करती थी। वो सुबह शाम उनकी पूजा करती थी। हे देवी माँ, मेरा परिवार कष्ट में है, हमें इस कष्ट से बाहर निकालो माँ। एक तो इनकी हालत खराब है, ऊपर से मुझे भी कहीं काम नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। हम पर अपनी कृपा करो माँ, मुझे कहीं कुछ काम दिला दो ताकि इस घर का गुजारा चल सके। अगले दिन संगीता फिर काम की तलाश में चली गई। अब उसे जमींदार के खेतों में काम मिल गया और दिहाड़ी के तौर पर उसे दिन के 200 रुपए मिलने लगे।
अब वो सुबह जल्दी घर का काम खत्म कर खेत पर काम करने चली जाती। काम करते हुए उसे 2 महीने बीत गए, लेकिन एक रोज संगीता, ये ले अपने दिहाड़ी के पैसे, और कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मालिक? क्योंकि मुझे अब तुझसे जवान और बढ़िया मजदूर मिल गए, जो कि दिहाड़ी भी कम ले रहे हैं और काम भी जल्दी करते हैं, इसीलिए अब तेरी छुट्टी है। ऐसा ना करो साहब, आप तो जानते ही हो घर पर मेरा बीमार पति और 2 बच्चे हैं। अगर कमाऊंगी नहीं तो उनका पेट कैसे पालूंगी? तो मैंने क्या तुझे और तेरे परिवार को पालने का ठेका ले रखा है? चल अब जा यहाँ से। संगीता को काम करते हुए 2 महीने ही हुए थे और उसका ये काम भी छूट गया। बड़ी मुश्किल से काम मिला था, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। हे दुर्गा माँ, हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल माँ। उस रात संगीता दुर्गा माँ की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर बैठी रही, और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। तभी रात को उसके सपने में दुर्गा माँ आई। पुत्री, इतना निर्बल मत बनो, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही बलशाली हो। तुम बस खुद पर भरोसा रखो और अपने काम की शुरुआत करो। माँ, आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य ही हो गई माँ। और मैं भला क्या काम कर सकती हूँ माँ? तुम भूल रही हो तुम्हारे हाथ का बैंगन का भरता और समोसे, जिसका तुमने मुझे भी भोग लगाया था। अगर तुम वो बनाकर बेचो तो तुम अच्छी कमाई कर सकती हो और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकती हो। तथास्तु। अगली सुबह संगीता की आंख खुली और उसे देवी माँ की वो बात याद आई। उसके पास कुछ पैसे रखे थे, जिनसे वो बाजार जाकर जरूरी सामान लाई और घर पर आकर बैंगन के भरते के साथ समोसे बनाकर तैयार कर लिए। लेकिन ठेला खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। तो चिंता क्यों करती हो माँ? ये टोकरी है और ये मटकी है ना, हम इसी टोकरी में समोसे और मटकी में भरता रखकर बाजार में बेचेंगे। चलो अब चलते हैं, ग्राहकों के आने का समय हो रहा है। दोनों माँ बेटी सर पर टोकरी और मटकी उठाकर चल पड़ती हैं और बीच बाजार में खड़ी हो जाती हैं। आइए आइए, बैंगन का भरता और समोसे खाइए। क्या क्या कहा तुमने? समोसे, वो भी बैंगन के भरते के साथ? ऐसा तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आज तक तो हमने समोसे चटनी या आलू की सब्जी के साथ ही खाए थे, लेकिन बैंगन के भरते के साथ? हंसिए मत अंकल, और एक बार मेरी माँ के हाथों के बने समोसे के साथ ये लाजवाब बैंगन का भरता खाकर देखिए। एक की जगह 4 प्लेट ना खा गए तो कहना। अच्छा, और अगर पसंद नहीं आए तो? एक प्लेट भी नहीं खा पाए तो आप पैसे मत देना, ठीक है? अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, लगाओ एक प्लेट। संगीता उसे एक प्लेट लगा कर देती है। वो जैसे ही समोसे को भरते के साथ खाता है तो बड़ा ही खुश हो जाता है। वाह, ये तो लाजवाब है। ऐसा स्वादिष्ट डिश तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। ऐसा करो, 2 प्लेट और लगा दो। तभी उसके बाजू से गुजर रही एक औरत। क्या ये सचमुच इतने स्वादिष्ट हैं? अरे बहन जी, आप भी खाकर देखिए, स्वाद भूल नहीं पाएंगी। इसी तरह अब और भी ग्राहक उनके पास आने लगते हैं। कुछ ही देर में उनके बनाए हुए सब बैंगन के भरते और समोसे बिक जाते हैं। उस दिन की कमाई देख दोनों माँ बेटी बड़ी खुश होती हैं। अब इसी तरह वो अगले दिन और भी ज्यादा बैंगन का भरता और समोसे बनाकर लाती हैं। उस दिन तो उनका सारा सामान 2 घंटे में ही बिक जाता है। कुछ दिन बाद ही अब उसने एक ठेला खरीद लिया और उसमें ही सामान बेचने लगी। उसका ठेला लगते ही ग्राहकों की भीड़ उसके आसपास लग जाती। महीने भर में वो बैंगन के भरते और समोसे वाली के नाम से हर जगह मशहूर हो गई। उसने अपने पति का इलाज बड़े से अस्पताल में करवाया और वो भी पूरी तरह ठीक हो गया। अब दोनों पति पत्नी अपना ठेला संभालते और दोनों बच्चे स्कूल जाते।